Good morning, everyone present here. My name is Premanand Singh, and I will be presenting the slides on the topic electric current. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि हमारे घर में जो बल्ब है वो कैसे जलता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हमारे घर में जो बल्ब है वो आखिर कैसे जलता होगा? हाँ, बहुतों ने सोचा होगा क्योंकि हम सब क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। तो ये बल्ब जो जल रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण जल रहा है। और अब सवाल हो ये उठता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इस इमेज में एक कंडक्टर लिया। इस कंडक्टर के अंदर एटम्स दिखाए गए हैं। हालांकि एटम्स तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 एटम्स दर्शाए गए हैं जिनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हुए हैं। पर इस कंडीशन में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, तब हम उसे तब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को पहले माना जाता था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो इसे हम कन्वेंशनल करंट कहते थे। पर बाद फ्यूचर भविष्य में और रिसर्च करने के बाद मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, इसलिए हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक करंट को आखिर दर्शाया कैसे जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में? इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाया जाता है ऐसा कह के कि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर में किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं पर यूनिट टाइम उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट और जो चार्जेस जो फ्लो होते हैं उसका उसको नापने की ऐसा यूनिट होती है कूलम। कूलम अर्थात जब किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो हम उतने चार्ज को 1 कूलम कहते हैं। जब ये 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो हम इसे 1 एम्पियर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के एसआई यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाया जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी के फॉर्म में। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर क्या होता है। आखिर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा पोटेंशियल की वजह से कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दो प्लेट्स ले लिए। एक प्लेट्स में बहुत एक प्लेट्स में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल दोनों की पोटेंशियल अलग अलग है। एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करने लग जाएंगे। इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पोटेंशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ले जाने में जितना कार्य किया जाता है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज क्यू को किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाने में जितना काम कार्य किया जाता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसको मेजर करने की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि एक बैटरी है जिसका वोल्ट है 1.5 वोल्ट्स। और एक कूलम चार्ज को हम पोटेंशियल बी से पोटेंशियल ए की ओर ले जा रहे हैं। इस पोटेंशियल बी से ए की ओर ले जाने में जो जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जैसे कि इस कंडीशन में इसमें कार्य जो होगा वो 1.5 जूल के बराबर होगा। जब जब
1 जूल काम किया जाएगा एक कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, तब हम उसे 1 वोल्ट कहेंगे, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। करंट्स को फ्लो कराने के लिए एक डेफिनेट पाथ, एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है पिक्टोरियल डायग्राम, सर्किट डायग्राम में। हम देख रहे हैं कि यहाँ बैटरी है, स्विच है, बल्ब है और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जो है इस करंट को फ्लो करने के लिए, इसी करंट को फ्लो करने की जो पाथ का जो अरेंजमेंट है, इसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इसको पेपर पे हम ऐसे बनाते हैं। स्विच को हम स्विच को ऐसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, बल्ब को इस ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल को प्लस वी में लिखते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल को हम जीरो वी में लिखते हैं। आइए कुछ और सिंबल्स देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं इक्विपमेंट्स को शो करने के लिए। ये कुछ चंद सिंबल्स हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इक्विपमेंट्स को शो करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि पहला है कनेक्टिंग वायर, ये वायर को दर्शाता है, ये लैम्प को दर्शाता है, ये सेल को दर्शाता है, और ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाने की वजह से ये बैटरी भी कहला सकता है। ये स्विच को, ये वोल्ट मीटर को, ये एम्प मीटर को, ये रजिस्टर को और इलेक्ट्रिक बेल को। आइए जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। हमने अभी तक जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसे कैसे दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। आइए अब जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। क्या आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक कोई भी सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, तो उसके मूव करने के बीच कोई एक मैथमेटिक्स छुपा है। वो मैथमेटिक्स ये है, एक फिजिकल फिनोमेना है। जो फिजिकल फिनोमेना ये है कि जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा पोटेंशियल, उतना करंट फ्लो करेगा। और जो करंट फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे है: current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its end, provided its temperature remains constant. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस आखिर है क्या? हमने अभी जाना कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा। आखिर रेजिस्टेंस कौन सी बला है? तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। जैसे हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर सड़क पे चल रहे होते हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक विंड की तरफ हमें हमें अपोज करती है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस के जब इलेक्ट्रिक करंट किसी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आगे से वो रास्ते में जाते हुए टकराते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव आयंस, जो ये मेटल आयंस हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं ब्लू ब्लू, जब ये मूव कर रहे हैं तो बीच में टकरा रहे हैं मेटल आयन से। इस टकराने की वजह से इनके इनके जो इनके पाथ में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, इसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको नापने की जो यूनिट है वो ओम है। और अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट हाफ हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जाना कि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारे कंडक्टर का, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। कोई भी, यहाँ पे हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसका लेंथ L है,
और जिससे आई करंट आई फ्लो कर रहा है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर है। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर किसी रेजिस्टेंस का, कंडक्टर का अगर लेंथ ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें मेटल्स आयन ज्यादा होंगे जो कि रुकावटें उत्पन्न करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उनके लिए ज्यादा स्पेस रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, जिससे कि रेजिस्टेंस कम होगा। और जो ये रो है ये रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है, जो कि डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। हाय प्रेमानंद।